नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। चुनाव में हर दिन नई शुरुआत की तरह होता है, क्योंकि कौन सा मुद्दा कब बड़ा हो जाए और किसकी अहमियत कब हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए जब चुनाव चल रहे हों तो ऐसे मौसम में मौके के हिसाब से रणनीति बनाई जाती है। यूपी के निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान आज खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 50% से कम वोटिंग हुई। हालांकि आंकड़ा भी बढ़ेगा, क्योंकि आंकड़ा सिर्फ 5 बजे तक का है, ये उम्मीद से कम है। पहले चरण में 37 जिलों में मतदान हुआ। अब बारी दूसरे दौर के चुनाव की है, जिसमें 11 मई को 38 जिलों में वोटिंग होगी। निकाय चुनाव के मतदान के बीच दूसरे दौर का प्रचार भी तेज था। सीएम योगी ने इस दौरान 4 जिलों में तूफानी प्रचार किया। उन्होंने इस दौरान अयोध्या में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन अयोध्या में राम भक्तों की इच्छा पूरी हो रही है। सीएम योगी ने यहां राम राज्य की अपनी सरकार की परिभाषा बताई, तो अखिलेश यादव ने कन्नौज से भाजपा पर तीखा हमला बोला। इस बीच जातीय जनगणना के मुद्दे पर सपा के लिए एक झटके वाली खबर आई। इसका संबंध बिहार से है, जहां हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार की जातीय जनगणना के फैसले पर रोक लगा दी। इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, यह सुनना भी दिलचस्प है। आज की सियासी हलचल और नए चुनावी दाव का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। निकाय चुनाव के पहले दौर में कई जगहों पर जबरदस्त वोटिंग हुई। कई शहरों में वोटरों का उत्साह देखते ही बन रहा था, तो सियासी दिग्गज भी कम जोश में नहीं थे। सबकी कोशिश इस बात की थी कि उनके समर्थक घरों में बैठे ना रहें और जमकर वोटिंग करें। इस रेस के दौरान चुभने वाले बयानों का वार पलटवार भी सुर्खियों में बना रहा। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव का शक्ति परीक्षण हो रहा हो। सैंतीस जिलों में निकाय चुनाव की अग्नि परीक्षा खत्म। गोरखपुर से लखनऊ तक दिग्गजों ने किया मतदान। दस नगर निगमों में दावेदारों की किस्मत ईवीएम में बंद। आसमान तक पहुंची जीत की दावेदारी। हम लोग सभी नगर पालिका नगर पंचायतों में बड़ी जीत प्राप्त की। हर नगर निगम में पब्लिक का क्या हाल है, सफाई कैसी है, सड़कें कैसी हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों की बर्बादियां किस तरह से की जा रही है। तो प्रचंड बहुमत से हमारा यहाँ निगम बनेगा, हमारे मेयर जीतेंगे, और जितने भी निकाय हैं, चाहे गोवर्धन हो, गोकुल हो, राया हो, बलदेव हो, ये सब कोसी छाता सब हम लोग अच्छे मार्जिन से जीते हैं। 24 के महाभारत का शक्ति परीक्षण। पश्चिमी यूपी में बागियों ने बढ़ाया अखिलेश का संकट। यहाँ ये एहसास दिलाने के लिए कि ये टिकट गलत दिया गया है, लिहाजा मैंने अपना आज़ाद कैंडिडेट लगाया। रामपुर से सीतापुर तक आर पार का मुकाबला। रामपुर की अगर हम जनपद की बात करें तो अधिकतम नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद और वार्ड मेंबर है भारतीय जनता पार्टी बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। पहले दौर पर पूर्ण विराम, दूसरे दौर में घमासान। बजरंग बली के नाम पर भाजपा का वोट दान। हम लोग तो हमेशा लगाते रहते हैं बजरंग बली का और जय श्री राम का नारा, और अंदर ही अंदर गुनगुनाते भी रहते हैं। बिल्कुल लगाया हम लोगों ने जयकारा। अयोध्या से सीएम योगी का राम राज्य संदेश। हमने राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया। योजना सबके लिए, तुष्टीकरण किसी के लिए। राम भक्तों के नाम योगी का शक्ति प्रणाम। विरोधी लोग क्या करते थे?
कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों ने जता दिया था कि परिंदा ही नहीं, लाखों लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचेगा, और उन्होंने पहुंच करके उस समय अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया था। अयोध्या में सीएम योगी की बजरंग प्रतिज्ञा। मेरी आवाज जा रही है, सभी लोगों के हाथ चलते हुए दिखाई देने चाहिए, जोरदार तरीके से। बात तो चुभेगी। सियासत में हर दल का चुनावी गणित अलग होता है, सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, इसलिए चुनाव प्रचार के आखिरी पल तक नेता इसके लिहाज से दांव चलते हैं, लेकिन अंतिम बाजी जनता के हाथ में होती है। वोटर जब बूथ पर पहुंचते हैं तो वो अपने नफा नुकसान के हिसाब से फैसला लेते हैं, इसलिए चुनावी नतीजे में सबकी दिलचस्पी बनी रहती है। पहले दौर का मतदान खत्म होने के बाद अब हर दल की तरफ से जीत की दावेदारी तेज है। मतदान की तारीख नगर निकाय चुनाव की थी, लेकिन जोश से भरी तस्वीरें ये बयान करने को काफी हैं कि 2,40,00,000 मतदाताओं की मौजूदगी के लिहाज से ये चुनाव सियासी दलों के लिए कितना अहम रहा है। सुबह से ही पहले चरण के नगर निकाय चुनाव में जोश हाई दिखा। गोरखपुर में खुद सीएम योगी मतदान करने पहुंचे। प्रदेश के प्रथम चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान हमारा केवल अधिकारी नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। भारत के महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है, हम इसका बेहतर उपयोग करें। गोरखपुर में सीएम योगी तो लखनऊ में वोटिंग के लिए दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। मायावती ने भी लखनऊ में वोट डाला, सभी से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखनऊ से मुरादाबाद पहुंचे, यहां उन्होंने अपना वोट गिराया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा में वोट डाला तो यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और बेबी रानी मौर्य ने भी। निकाय चुनाव के पहले दौर के मतदान के बीच कई तस्वीरें ऐसी आईं जिसमें वोटरों की लंबी कतारें दिख रही थीं। सभी उत्साह से भरे थे। इसने नेताओं की भी उम्मीदें बढ़ा दी। तब मोदी जी की सरकार 14 में हुई थी और ये 18 में चुनाव हुए थे। 18 में से 4 साल की केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हुआ था। अब 9 साल केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तब 1 साल की राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा था, अब 6 साल राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ मिल रहा है। तो इसलिए लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और लाभार्थी मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। आयुष्मान कार्ड से किसी का इलाज हुआ है तो मोदी जी को आयुष्मान भव कहता है, और किसी का जमीन, दुकान, मकान, प्लॉट सुरक्षित है तो वो योगी जी के बुलडोजर का भी धन्यवाद दे रहा है। इस बीच सियासी वार पलटवार भी सरगर्म रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की नियत और मंशा ये है कि बूथ को लूट लें, वोट को लूट लें। कैसी ईमानदार पार्टी है ये, जिसने लोकतंत्र को व्हील चेयर पे पहुंचा दिया। लोकतंत्र को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। हमें अधिकार उन्होंने तो दिया वोट डालने का। आज हमारे नगर निकाय के चुनाव में वोट को लूट रहे हैं। पश्चिमी यूपी में चुनावी गर्मजोशी ने कई अटकलें तेज कर दी, लेकिन तमाम सियासी दलों की माने तो जमीनी मुद्दों पर ही असली लड़ाई होने वाली है। सफाई कैसी है, सड़कें कैसी हैं, और स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों की बर्बादियां किस तरह से की जा रही है, कैसे कैसे बुलडोजर चल रहे हैं, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में कितनी बड़ी बड़ी धांधली हो रही है, ये लोग जानते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से भारत के बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, और उस वोट के अधिकार से आप बड़ी से बड़ी सत्ता को पलट सकते हैं, यानी कि जनता के हाथ में ताकत है। हम यहाँ सहारनपुर में हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में भी जनता, जो बीजेपी ने
2022 की सरकार बनने के बाद अब तक काम किया, उसी पे तो वोट मांगने पड़ेंगे ना बीजेपी को। या फिर जो उन्होंने मेयर में, नगर पालिका, नगर परिषद जो उनके पास थी, वो ट्रिपल इंजन का इस बार बात कर रहे हैं। सब ज़्यादा मेयर तो उन्हीं के पास थे। उनमें जो काम किया है उसका पैमाना ये है कि जनता में बड़ा आक्रोश है। पश्चिम से लेकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल से लेकर अवध तक हर जगह तमाम दलों की कोशिश अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में बूथों तक पहुंचाने की है, जिससे जीत तय की जा सके। हमारी अपील है जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग लें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। संदेश है कि काशी इस बार इतिहास रचने जा रही है। रिकॉर्ड मतों से अपने नगर प्रमुख प्रत्याशी भाई अशोक तिवारी जी को और समस्त पार्षदों की संख्या में भी रिकॉर्ड इजाफा होने जा रहा है। कि लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से भाजपा का महापौर था, ट्रैफिक की समस्या है, कूड़े के ढेर हैं, 28,000 दुकानदारों जिनके लिए प्रोफेशनल कांग्रेस के अमिताभ निगम ने अवेयरनेस कैंपेनिंग की, उनके कनेक्शन नहीं है। और पहले दौर की चुनावी परीक्षा खत्म होने के बाद अब सबकी नजर नतीजों पर है और इसके साथ ही अब दूसरे दौर का धुआंधार प्रचार भी खबरों के केंद्र बिंदु में है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आज की वोटिंग के दौरान कौन सी बात ऐसी रही जो चुभने वाली थी, जो खास तौर पर नोट की जाने वाली थी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से हमारे साथ हैं, रतीश त्रिवेदी झांसी से और नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं, अनुभव शुक्ला लखनऊ से। सबसे पहले अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, अवध की बात करें, आज राजधानी लखनऊ में वोटिंग थी, किस तरह का उत्साह देखने को मिला और किन किन दिग्गजों की साख दांव पर लगी है? क्योंकि चुनाव भले ही नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का हो, लेकिन प्रदेश के कई दिग्गज मंत्रियों की, कई बड़े सांसदों की साख दांव पर लगी है। देखिए बिल्कुल रोहित जी, क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रथम चरण के लिए आज वोटिंग हुई है और ख़ासतौर से लखनऊ नगर निगम में भी आज वोटिंग हुई। इसके अलावा लखनऊ मंडल में भी आज वोट पड़े हैं। तो अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों की, यानी जहां नगर निगम के लिए वोट पड़े, लखनऊ की बात कर लें, 5 में तक केवल 34% वोट पड़े थे। वहीं अगर जो ग्रामीण इलाके हैं, जहां नगर पंचायतें हैं, लखनऊ में 10 नगर पंचायतें, वहां 62% वोट पड़ा। यानी शहर का जो वोटर है, जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं वो इस चुनाव को लेकर उसे लग रहा था कि इस चुनाव में कहाँ जाएंगे, कौन जाएगा, गर्मी में कौन वोट डालेगा। तो वो इस चुनाव में हमें लग रहा है कि शायद वो अपने घर में ही रहा, उसने छुट्टी ज़्यादा मनाई, लेकिन जो ग्रामीण मतदाता है उसने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। आप देखिए 62% वोटिंग हुई है। लखनऊ में जो नगर पंचायतें हैं 10, और अगर लखनऊ कमिश्नरी की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा हरदोई में 60% वोटिंग वहाँ हुई है। और आप किसी भी महानगर की बात कर लीजिए, जहाँ आज 10 जगहों पर नगर निगम के चुनाव हुए हैं, आप वाराणसी की बात कर लीजिए, नगर निगम में केवल 40% वोटिंग हुई है, गोरखपुर में केवल 35% वोटिंग हुई है। तो शहर का जो वोटर है वो शायद छुट्टी के मूड में ज़्यादा था। अब ये पार्टियों को भी देखना पड़ेगा, प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि भाई लोग कैसे निकले वोट डालने के लिए आए। मायावती सुबह पहुंची, उन्होंने वोट डाला। राजनाथ सिंह कल ही दिल्ली से आ गए थे, उन्होंने वोट डाला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वोट डाला। तो जो बात आपने कही कि किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, खासतौर से अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ राजनाथ सिंह है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, इन लोगों की भी प्रतिष्ठा इस सीट से जुड़ी हुई है। बिल्कुल अनुभव, इस तरह से राजधानी में किस तरह की हलचल रही आपने बताया। और बुंदेलखंड चलते हैं, झांसी से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। रतीश, झांसी में किस तरह की तस्वीर दिखी और झांसी में भी कई दिग्गजों की साख दांव पर है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि बुंदेलों की भूमि और वीर भूमि झांसी में भी तमाम सियासी दिग्गज हैं जिनकी आज साख दांव पर है। चंद्रपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी साख यहाँ पर दांव पर है। अगर बात की जाए कांग्रेस के प्रदीप जैन, कांग्रेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक तमाम लंबी फहरिस्त है। इन सभी के बीच आज तमाम चर्चाएं चलती रहीं, लेकिन जो प्रतिशत की बात की जाए तो झांसी में भी प्रतिशत इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। 47.19%, 19% रहा। नगर निगम की अगर बात की जाए और 53.79% पूरा अगर जिले की बात की जाए, झांसी की नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम को मिला करके ये फिगर निकल के आया। लेकिन नगर निगमों की बात की जाए तो आज नगर निगम में जो फाइट देखने को मिली वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिली। सतीश जतारिया जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और बिहारी लाल आर्य जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बिहारी लाल आर्य के
खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया विपक्षी दलों के द्वारा। बाहरी लाल उन्हें कहा गया और मौरानीपुर से विधायक रहे हैं, लेकिन तमाम विवादों को और तमाम बातों को दूर करते हुए बिहारी लाल ने अपने आप को झांसी का लाल बताया और यही उनके बीच प्रतिस्पर्धा रही। तमाम मुद्दों के बीच काम हुआ, स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन सबके बीच जो मतदाता है वो कम संख्या में निकला और ऐसे में विपक्षियों का ये कहना है कि वो उनके फेवर में जरूर जा सकता है। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा पूर्वांचल की बात करें और खास तौर पर प्रयागराज में भी आज वोटिंग थी और बड़ी हॉट सीट प्रयागराज के नगर निगम को माना जाता है। मोइन हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, पूर्वांचल की बात करें, प्रयागराज की बात करें तो यहां भी कई दिग्गजों की साख दांव पर है। किस तरह से आज मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला? देखिए रोहित जी, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो हमने जो विश्लेषण किया है उसमें 5 प्रमुख बातें निकल कर आई हैं। प्रयागराज पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ नगर निगम में सिर्फ 31% लोगों ने मतदान किया। तो ये प्रयागराज के लिए एक कलंक जैसी बात है कि आप 3rd डिवीजन में पास नहीं हो पाए। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर है। अल्पसंख्यक वोटरों के बीच अतीक और अशरफ की हत्या बहुत बड़ा फैक्टर बन करके आज सामने आया और इसमें हैरानी की बात नहीं कि अतीक अशरफ की हत्या फैक्टर बना। हैरानी की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में उतनी नाराजगी नहीं थी। उनका कहना था कि ठीक है, सरकार पुलिस कस्टडी में चूक हुई, हत्या हुई, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर अल्पसंख्यक मतदाताओं में जबरदस्त नाराजगी दिखे। तमाम मुस्लिम बाहुल्य जो बूथ हैं उन पर सन्नाटा पसरा रहा और लोगों ने जो दूसरी पार्टियां MIM को, आम आदमी पार्टी को, BSP को, उनको मुस्लिम वोटरों ने वोट दिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि 2014 के बाद से हम लगातार देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो लहर और जो करंट नजर आता था वो आज नजर नहीं आया और ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव को इस चुनाव से सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि खासकर टिकट बंटवारे के मुद्दे पर, क्योंकि उनके पास एक बड़ा बेस वोट बैंक है, उनके पास जुझारू कार्यकर्ता हैं, लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन वो ठीक से नहीं करते हैं और प्रयागराज में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और 5वीं बात एक लाइन में कह देता हूं, वोटर लिस्ट को लेकर के, वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी थी। तमाम लोगों के नाम नहीं थे, जो लोग वोट डालने पहुंचे, नाम नहीं होने की वजह से लोगों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। तो प्रयागराज के संदर्भ में ये 5 बड़ी बातें थी। बिल्कुल मोइन, ये तमाम बड़ी बातें आपने बताई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आगरा से नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज वोटिंग थी, किस तरह का उत्साह और आगरा और आसपास के इलाकों में किन किन दिग्गजों की साख दांव पर है, क्या कुछ आज देखने को मिला? देखिए बिल्कुल रोहित जी, देखिए अगर आगरा की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से जिस तरह से वोटिंग होना शुरू हुई तो उसमें जिन दिग्गजों की साख दांव पर है उसमें बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं SP सिंह बघेल, भले ही उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला लेकिन वो आगरा के मेयर पद के प्रत्याशी, पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए एक स्टार प्रचारक रहे। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, बेबी रानी मौर्य की जो साख है वो दांव पर है। समाजवादी पार्टी से यहाँ महानगर अध्यक्ष और बाजिद निसार, रामजी लाल सोमन जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। बीएसपी से गोरीलाल जाटव जो SC/ST कमीशन के बीएसपी सरकार में मंत्री रहे हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल परसेंटेज की बात की जाए तो 37.07% नगर निगम में वोटिंग हुई है, 40.58% पूरे आगरा के 12 नगर निकायों में वोटिंग हुई है, तो जो पिछले बार से कम है, करीब 3.6% वोट कम रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो बीजेपी के लिए है। बीएसपी एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बनकर इस इलेक्शन में नजर आई है और ऐसे में अगर गाड़ी पूरी तरह से उसकी नैया पार होती है बीजेपी की, लेकिन हिचकोले जरूर खाएगी। कुल मिला के कहा जाए भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का कड़ा मुकाबला इस इलेक्शन में देखने को मिला। जातीय चक्रव्यूह जो बीएसपी ने रचा वो आज टर्नआउट में कहीं ना कहीं वोटिंग में सीधे सीधे नजर आया। कई सारी जातियों ने एक तरफा वोट किया है, उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग ने बीएसपी को वोट किया जो समाजवादी पार्टी को वोट करता आया। इसके साथ ही वाल्मीकि समाज से बीएसपी का कैंडिडेट होने की वजह से वो करीब 90% से ज्यादा वोट बीएसपी को गया। तो ये बिल्कुल नितिन, तो ये आगरा की स्थिति, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति आपने बताई और जो आज आपने दिन भर देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। मोहम्मद मोइन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रतीश आपका भी शुक्रिया, अनुभव शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निकाय चुनाव की वोटिंग के बीच दूसरे दौर के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। यहां उन्होंने अपने दौरे निकाय चुनाव के साथ
ही 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी साफ कर दिया। उन्होंने विस्तार से अयोध्या के लिए किए गए सरकार के काम की फहरिस्त गिनाई, नई योजनाओं का जिक्र किया और इसके साथ ही विरोधियों को इशारों में रामद्रोही भी करार दिया। विरोधी लोग क्या करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों ने जता दिया था कि परिंदा ही नहीं, लाखों लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचेगा, और उन्होंने पहुंच करके उस समय अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया था। अयोध्या की जमीन से सीएम योगी की ये हुंकार बताने को काफी है कि दूसरे दौर के निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड में राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा होने वाला है। सपा पर चुभने वाला हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा की सरकार बनने के बाद पहला फैसला राम जन्मभूमि पर हमला करने वालों पर से मुकदमे वापस करना होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में, समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला फैसला क्या किया था? राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। हम आभारी हैं माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की इस कुत्सित मंशा को पूरा नहीं होने दिया। चुनाव प्रचार के इस महामंच से सीएम योगी ने राम राज्य का मतलब समझाया और ये भी बताया कि उनकी सरकार में सबका साथ और सबका विकास का मतलब क्या होता है। हमने राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया। योजना सबके लिए, तुष्टीकरण किसी के नहीं। हमने तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चले, हम तो सशक्तिकरण की नीति पर चले हैं। समाज के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समाज के हर तबके के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, आवास की सुविधा हर गरीब को उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब देखे बगैर योजना का लाभ मिले। अयोध्या में 11 मई को दूसरे चरण में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और यहाँ विरोधियों पर तूफानी हमले बोलकर सीएम योगी ने अपना चुनावी संदेश साफ कर दिया है। सीएम योगी ने गुरुवार को 4 सभाएं की। उन्होंने सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या में प्रचार किया। हर जगह सपा को सीधे निशाने पर लिया। पिछली सरकारों ने बस्ती को तो वहां पहुंचा दिया। एक साहित्यकार को यह भी कहना पड़ा था कि बस्ती को बस्ती कहूं तो का को कहूं उजाड़। भाइयों बहनों, आज बस्ती इस मुहावरे से ऊपर उठ करके एक नए ओज और तेज के साथ डबल इंजन सरकार में बुलेट स्पीड की स्तर पर कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। 11 मई को निकाय चुनाव के दूसरे दौर में सुल्तानपुर समेत 38 जिलों में वोटिंग होगी। इसके लिए मुद्दों को सीएम योगी तेजी से धार देते नजर आए। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत हर भ्रष्टाचारी को और हर माफिया को जमीन दिखा सकती है, सही ठिकाना दिखा सकती है। ये वही धरती है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इसके नवनिर्माण में अपना योगदान किया। साफ है कि पहले दौर की वोटिंग के बीच में ही दूसरे चरण का एजेंडा तय हो चुका है और अब धीरे धीरे आर पार का ये हमला माहौल को और भी गरमाने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या दूसरे दौर के निकाय चुनाव में जय श्री राम के साथ ही जय बजरंग बली के जयकारे और तेज होने वाले हैं? इस चर्चा की वजह आज यूपी भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से आए कुछ बयान हैं।
पीएम मोदी ने कल कर्नाटक के चुनाव प्रचार में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए वोटरों से अपील की थी कि जय बजरंग बली बोलकर ईवीएम का बटन दबाना। बात कर्नाटक से जुड़ी थी, लेकिन कुछ भाजपा नेताओं ने यूपी में भी इसके प्रयोग का दावा कर डाला। ये बात विरोधी नेताओं को चुभ गई। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का चुनावी वादा कर्नाटक में किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बजरंग बली को ताले में कैद करने का आरोप लगा डाला था। उन्होंने वोटरों से ईवीएम का बटन दबाते वक्त जय बजरंग बली बोलने की बात भी कही थी। अब इसका यूपी वाला असर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक में कहा था कि जहां भी मतदान करने जाइए तेजी से बटन दबाइए कमल का और बजरंग बली का जयकारा भी लगाइए। तो आप लोगों ने भी लगाया? बिल्कुल लगाया हम लोगों ने जयकारा। भाजपा की सांसद केशरी देवी पटेल दो टूक कह रही हैं कि उन्होंने निकाय चुनाव के मतदान के वक्त बजरंग बली को याद किया। तो प्रयागराज के शहर पश्चिमी सीट से भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी इसी लीक पर बड़ा बयान दे डाला। हम लोग तो हमेशा लगाते रहते हैं बजरंग बली का और जय श्री राम का नारा, और अंदर ही अंदर गुनगुनाते भी रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो धर्म है, हम उस धर्म से जुड़े हुए हैं। मगर विषय ये है कि कर्नाटका के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो कहते हैं कि बजरंग बली का आप नाम ही नहीं ले पाओगे आगे से, हम तो बैन कर देंगे। ये गलत है। अब विरोधी दलों ने भाजपा के इस बजरंग दांव पर सख्त ऐतराज जताया है। सपा के सांसद एसटी हसन ने मुरादाबाद में कहा कि पीएम मोदी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बात बजरंग दल को बैन करने की हुई और इसे भाजपा ने बजरंग बली को ताले में बंद करने के रूप में पेश कर दिया। हसन ने इसे गलत बताया। देखिए, भाजपा ने तो हमेशा धर्म का सहारा लेके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। पहले श्री रामचंद्र जी का सहारा लेते थे, आज भी ले रहे हैं। अब हनुमान जी का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। सियासत में इतनी महान हस्तियों को नहीं लाना चाहिए। ये उनकी बेअदबी की बात है कि उनके नाम का सहारा लेके हम लोग अपने फायदे उठाएं। जाहिर सी बात है, बजरंग दल का जो कैरेक्टर है सबको मालूम है कि वो कहीं ना कहीं नफरतों की सियासत करते हैं। साफ है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सपा ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी ऐतराज जताया है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से की थी। जहां भी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को देखो पागलपन का दौरा पड़ा, कहने बजरंग दल पर बजरंग बली पर प्रतिबंध लगा सकता है क्या कोई? देश विरोधी संगठन पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो सिमी का बदला हुआ रूप है, अब उस संगठन के साथ अगर बजरंग दल की तुलना की जाएगी, जिस बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कार, तो क्या ये सही होगा? क्या समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यहां तक कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले मंत्री हैं, ये विकास का काम नहीं कर सकते। बड़बोले मंत्री तो हैं ही, ये अपने विभागों में कुछ कर नहीं सकते हैं, विकास तो कर नहीं सकते हैं विभागों द्वारा। यहाँ तक कि किसी को रोजगार भी नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकते हैं, किसी भ्रष्ट अधिकारी को भी खिलाफ कार्रवाई कर नहीं सकते हैं। तो ये बड़बोले मंत्री हैं। साफ है कि राजनीति के मैदान में अभी बजरंग बली को लेकर दिए गए बयान पर माहौल और गरमाने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। सपा ने दूसरे दौर के प्रचार के लिए साइकिल की स्पीड बढ़ा दी है। अखिलेश यादव के साथ ही शिवपाल यादव भी चुनाव प्रचार में जुटने वाले हैं और दूसरे दौर के लिए समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि पहले दौर में भले ही किसी तरह की प्रचार में कोई कमी रह गई हो, लेकिन दूसरे दौर में किसी तरह की कमी ना रह जाए। यही वजह है कि इटावा में लोगों के बीच जबरदस्त जनसंपर्क किया जा रहा है और निशाने पर हर जगह योगी सरकार। निकाय युद्ध का पहला चरण पूरा हो गया। 37 जिलों की जनता ने पूरे जोश के साथ अपने इरादे पर मुहर लगा दी। अब बारी है दूसरे चरण की, जिसके लिए भाजपा समेत तमाम दलों का प्रचार प्रचंड है।
लेकिन सपा के प्रचार की प्रचंडता में 2024 का आरंभ है। यकीन नहीं आता तो इटावा के अखाड़े में पार्टी प्रत्याशी ज्योति गुप्ता के लिए समर्थन मांगने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र दिया, वो सुनिए। पूरे देश के लोग इकट्ठा होकर के 24 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश से हटाने का काम करेंगे। सियासी दल बखूबी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। सभी दल ये भी बखूबी जानते हैं कि निकाय चुनाव के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। लिहाजा युद्ध तो निकाय का है, लेकिन रणभेदी 2024 की बजाई जा रही है। बुधवार को निकाय चुनाव के पहले चरण के एक दिन पहले कन्नौज पहुंचे अखिलेश भी निकाय चुनाव की पिच पर 2024 की बैटिंग करते नजर आए थे। दिल्ली वालों की आदत लखनऊ वालों में भी है, और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से है, यूपी से है। इसलिए यूपी में हम लोगों को इनको रोक करके रखना है, जिससे आने वाले समय में दिल्ली में इनकी सरकार नहीं बनेगी। दरअसल इस बार के निकाय चुनाव में सपा की साख दांव पर है, क्योंकि 2017 में सपा को एक भी नगर निगम में जीत नहीं मिली थी। इस बार सपा के लिए नगर निगम की लड़ाई में अपनी साख बचाने के साथ साथ अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी है। लिहाजा इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने ये कहने में परहेज नहीं किया कि सम्मान के लिए ये चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। चुनाव जीतना इटावा का जरूरी समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है। जो अभी आलोक किशन ने बताई दिया है, जो व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं, मीटिंग में जाते थे, अधिकारियों की मीटिंग में जाते थे, और अधिकारियों का देख ही रहे हो क्या रवैया चल रहा है। जाहिर है सपा निकाय युद्ध में सियासी रणनीति के साथ साथ जनता से निवेदन दांव भी चल रही है। मकसद है सपा की खोई साख को फिर से वापस लाना। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं निकाय चुनाव के पहले दौर में समाजवादी पार्टी को संभल में अपने ही सांसद ने सीधी चुनौती दे डाली। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यहां वोटिंग के बाद अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने गलत फैसला किया था, इसलिए मैंने अपना आजाद उम्मीदवार लड़वाया। बर्क के आजाद बोल भाजपा के खेमे में मुस्कुराहट का सबब बन रहे हैं। 93 साल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने संभल में मदरसा अंजुमन के बूथ पर वोटिंग की। बाहर निकले तो उंगली पर लगे वोट के निशान को बाकायदा दिखाया और इसके साथ ही अपने मन की टीस भी जाहिर कर दी। संभल के मैदान से पार्टी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतारने के पीछे उन्होंने जो मकसद बताया, वो बात अखिलेश यादव को चुननी तय है। उन्होंने फैसला गलत किया है। मतलब ये है कि ना हमने कहा था कि इसको आज़ाद छोड़ दीजिएगा, जो लड़कर आएगा वो आपका होगा, लेकिन उन्होंने फैसला इसके खिलाफ किया। तो लिहाजा जिन लोगों ने उनको राय मशवरा दिया उन्होंने गलत दिया, मुशीर गलत हैं उसके। तो लिहाजा मैंने यहाँ ये एहसास दिलाने के लिए कि ये टिकट गलत इशू दिया गया है, लिहाजा मैंने अपना आज़ाद कैंडिडेट लड़ा। पर यही नहीं रुके, उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य बताते हुए ये भी चेता दिया कि समाजवादी पार्टी उनसे है और वो समाजवादी पार्टी से नहीं। सुनिए, मेरा मुझसे समाजवादी पार्टी है, मैं समाजवादी से नहीं हूँ। फर्क है। दूसरों की हैसियत में समाजवादी मैंने और मुलायम सिंह ने बनाई है। जी, डॉक्टर वर्ग का अपना वजूद है, साबित कर देंगे निकाय बस। अब यह है कि जब मेरे अलावा उस वक्त उनके पार्टी में कौन है बताओ। मैं आई एम फाउंडर ऑफ दिस पार्टी। सांसद जी कल को के बावजूद आप मुझसे मशवरा नहीं कर रहे, और फिर वो भी मेरे क्षेत्र में। इधर वोट डालने पत्नी के साथ पहुंचे सपा विधायक नवाब इकबाल ने बर्क की बगावत पर पहले तो जीत के दावे के साथ सधा हुआ बयान देने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने बर्क के खिलाफ कार्रवाई का संकेत भी दे दिया। नहीं, वो लोग हमेशा हमारे खिलाफ ही रहे हैं, कोई नई बात नहीं। संभल के लिए नेता हमारे खिलाफ हो सकता है, जनता मेरे साथ है,
जनता मेरे साथ है और समाजवादी पार्टी के साथ। सर, उन्होंने एक बयान दिया है, सपा सांसद जिनेंद्र बर्क साहब ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मुझसे नहीं है, समाजवादी पार्टी मेरे से नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूँ, समाजवादी पार्टी मेरे से है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इसका संज्ञान ले लिया है, इस पे एक्शन होगा। दरअसल बर्क की बगावत की वजह यह है कि बर्क किसी सांसद या विधायक की पत्नी की उम्मीदवारी के खिलाफ थे। सपा ने नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट विधायक नवाब इकबाल की पत्नी रुखसाना को दिया। नाराज होकर शफीकुर रहमान बर्क ने पार्टी प्रत्याशी का विरोध किया। निर्दलीय प्रत्याशी फरहाना सैफी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। जाहिर है संभल के मैदान में सपा के सियासी स्टैंड और बर्क की बगावत में भाजपा को अपना फायदा नजर आ रहा है। लिहाजा चंदौसी में मतदान करने पहुंची योगी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने ये दावा ठोकने में देर नहीं की कि मतदाताओं का जोश उनकी पार्टी के साथ। विपक्ष के पास कहने के अलावा कुछ रहा तो है नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई विकास का मुद्दा नहीं, तो वो इसी तरीके की बातें करेंगे। उनका कहना जो है विपक्ष का निराधार। संभल में बर्क के आजाद बोल और आजाद फैसले के बाद अब सबकी नजर यहाँ के नतीजे पर है। ये देखना बाकी है कि आखिर बर्क की बगावत का मतलब पूरा होगा या फिर ये बेअसर साबित होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। मेरठ में समाजवादी पार्टी की साइकिल अंतरकलह है कि भंवर में फंसी नजर आ रही है। ऐसे में उसके लिए रफ्तार पकड़ना आसान नहीं। सपा के 3 विधायक समेत 5 बड़े नेताओं ने मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान के प्रचार अभियान से दूरी बना ली है। दूसरे दौर में यहां 11 मई को नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। यह तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है उसी तेजी से सपा के भीतर का मतभेद भी बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता होगी पार्टी को यहाँ स्थानीय लेवल पर, तो हम लोग साथ रहेंगे। ये तो उनसे पूछिए ये सवाल कि उनके साथ क्यों नहीं है। हम अकेले सोच रहे हैं कि अकेले हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ठीक है, हो सकता है चुनाव जीत जाए। जहाँ उन्होंने सम्मान से नहीं बुलाया तो वहाँ हम बिना बुलाए क्यों जाए। मेरठ में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के लाल किले में इस वक्त अंदरूनी संग्राम छिड़ा है। निकाय युद्ध में जबकि भाजपा से सपा की आर पार की टक्कर है, तब पार्टी के भीतर की कलह अब सतह पर साफ साफ दिखाई देने लगी है। सपा विधायक अतुल प्रधान से सपा और आरएलडी के 5 बड़े नेताओं की तल्खी की खबरें अब तक पर्दे के पीछे थी, लेकिन अब ये टकराव खुलकर सामने आ रहा है। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के चुनाव अभियान से सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर, मेरठ शहर से सपा विधायक हाजी रफीक अंसारी, मेयर सुनीता वर्मा और उनके पति और पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने दूरी बना रखी है। सपा के सहयोगी रालोद के विधायक गुलाम मोहम्मद नामांकन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर दिखे, लेकिन सीमा प्रधान के प्रचार अभियान में दिलचस्पी नहीं दिखाई। रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद को छोड़ भी दें तो सीमा प्रधान के नामांकन में चारों नेताओं में से कोई नहीं गया, जिसकी वजह से प्रचार अभियान में स्थानीय विधायकों की अनदेखी और यही बात उन्हें चुभ गई। ये तो उनसे पूछिए ये सवाल कि उनके साथ क्यों नहीं है हम, लेकिन समाजवादी पार्टी के हम साथ हैं। अखिलेश यादव जी के नेता, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं और जो उनके आदेश हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जब गुल्लक खुलेंगी तो आप इस क्षेत्र में देखिए समाजवादी पार्टी नजर आएगी। हाजी रफीक ही नहीं बल्कि सपा के कद्दावर नेता और 4 बार से विधायक शाहिद मंसूर भी इस कदर खफा है कि आज तक सीमा प्रधान के प्रचार अभियान में नजर नहीं आए। इनकी चुभन भी तकरीबन हाजी रफीक जैसी ही है। प्राथमिकता मेरी पहले वही थी कि कैसे उस से निराकरण हो। अब निराकरण हुआ है तो निश्चित रूप से मैं पहले घरेलू मसला थी, मैं उसको क्या कहूँ कि वो थी एक समस्या, उस समस्या का निराकरण हुआ है। आवश्यकता होगी पार्टी को यहाँ स्थानीय लेवल पर, तो हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन लगता है मुझे कि पार्टी मजबूत है, कैंडिडेट मजबूत है, तो गाड़ी खिंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने सपा के 2 विधायकों के चुभने वाले बयान तो सुन लिए। अब मेरठ की महापौर सुनीता वर्मा और उनके पूर्व विधायक पति योगेश वर्मा मौजूदा सियासी हालात पर क्या रुख रखते हैं उसे भी जान लीजिए, क्योंकि दोनों दंपत्ति नेताओं की गिनती एससी समाज के बड़े नेताओं में होती है। ईगो इसी को तो कहते हैं,
वो हो सकता है सोच रहे हो कि यहाँ पल्लवपुरम में जो रहते हैं या पूरे शहर के अंदर जो लोग हैं सब उन्हीं के कहने में है सारे सिस्टम, जबकि चुनाव में तो हर व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। ये तो चुनाव ही ऐसा है, तो कोई ईगो लगती है उनके अंदर है, ऐसा होगा, वरना सबको पूछते, सबको बुलाते, सबको कहते। हर आदमी सम्मान चाहता है, जहाँ उन्होंने सम्मान से नहीं बुलाया तो वहाँ हम बिना बुलाए क्यों जाएं। चुनाव एक ऐसी चीज़, चुनाव में सब लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। जब वो किसी को पूछ नहीं रहे हैं, हम ही क्या सब कई नेता ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग हैं, मंत्री हैं, उन सबको नहीं पूछा तो अब अपनी मर्जी चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ने दीजिए। जाहिर है पार्टी नेताओं की नाराजगी की धुरी में एक ही नाम है, वो है अतुल प्रधान का। इसे लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो पहले तो उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की और फिर भाजपा की तरफ मोड़ दिया। नाराजगी तो नहीं है नेताओं से जो नहीं नजर आ रहे हैं? भाई नॉमिनेशन में नहीं थे, आपका इतना रोड शो कि जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी उसमें भी नहीं थे। देखिए आप बताइए कि हम लोग नॉमिनेशन करने गए तो मैंने कोई भीड़ भाड़ लेके नहीं गया नॉमिनेशन करने। मैं हमेशा से अपना भी पर्चा भरता हूँ, तो हम लोग जाते हैं क्षेत्र में समस्याओं बीच में निकले, आधा घंटा पर्चा भरा, भरा और वापस चले गए। आप ये आने वाले समय की सोचिए कि हम लोग टेंशन किसकी बन रहे हैं। ये जो इस समय का दौर है, ये दो साइड चुनाव है, एक अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी सीमा प्रधान और दूसरा भाजपा। उधर सपा की इस खींचतान से भाजपा की बाँछें खिल गई हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने अतुल प्रधान पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश जी ने जो प्रत्याशी यहाँ पर दिया है मेरठ में, मुझे लगता है कि उसके द्वारा जो पहले किए गए काम है, यानी व्यापारी वर्ग हो चाहे चिकित्सक वर्ग हो, सभी वर्गों में उसके प्रति आक्रोश है। उसकी जिस तरह की गतिविधियां रही हैं पूर्व की, और मुझे लगता है देखिए अंतर है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी से पहले हमारा देश है, उसके बाद पार्टी, उसके बाद हम स्वयं हैं, लेकिन वहाँ पहले स्वयं है, फिर पार्टी और फिर देश है। इसलिए अंतर है, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण अंतर कलह आपस में है और उनके स्वार्थ आपस में टकरे, इसलिए ये विरोधाभास है। अब मेरठ में वोट के गणित को एक बार फिर समझिए। मेरठ में मुस्लिम वोटर 4 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा अंसारी बिरादरी के वोटर। मेरठ में एससी समाज का वोट करीब 1,75,000 है। गुर्जर वोट 30 से 40,000 के करीब। अखिलेश यादव ने मेरठ में गुर्जर, मुस्लिम, एससी और जाट समीकरण के सहारे जो दांव चला है, इस चुनाव में उसकी अग्नि परीक्षा होनी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं में रार और तकरार की बातें अखिलेश यादव के दरबार तक भी पहुंची, लेकिन न रार खत्म हुई और न टकराव। अब ऐसे में अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं की नाराजगी के बाद क्या सपा एमएलए अतुल प्रधान अपनी पत्नी सीमा प्रधान को महापौर सीट पर चुनाव जिता पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर है कि सपा नेताओं की इस अंतर्कलह के बाद मेरठ में बीजेपी की टेंशन थोड़ी कम जरूर हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। जातीय जनगणना का जिक्र बिहार से निकला जरूर था, लेकिन सियासत यूपी की गर्म हो चली थी। जातीय जनगणना के मुद्दे को अखिलेश यादव ने सदन से लेकर सड़क तक उछाला। बड़े पैमाने पर इसे आगे भी ले जाने की तैयारी थी, या यूं कहें कि जातीय जनगणना के मुद्दे को विपक्षी भाजपा के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में थे। लेकिन इसी बीच बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। झटका नीतीश कुमार को लगा, लेकिन अखिलेश यादव की सियासी मुहिम पर भी इसका गहरा असर होने वाला है। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के अध्यक्ष महोदय सबका साथ सबका विकास संभव नहीं है, कभी संभव नहीं हो सकता। तकरीबन 2.25 महीने पहले 23 फरवरी को यूपी विधानसभा के बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उछालकर बड़ा दांव खेला था। अखिलेश का ये वो कार्ड था जो 2024 में भाजपा की काट के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश थी। जातीय जनगणना के बहाने अखिलेश तमाम विपक्षी दलों को साधने के साथ साथ पिछड़ों को गोलबंद करने का पूरा प्लान तय कर चुके थे। जिस बिहार से अखिलेश की सियासत को जातीय जनगणना के मुद्दे पर बल मिल रहा था, बिहार की उसी नीतीश सरकार को अब पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा।
सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये भी था कि राज्य सरकार को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं, या जिस तरीके से इस जनगणना को किया जा रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर लीगली परमिसिबल है या नहीं। पर्पस या फिर ऑब्जेक्ट या उद्देश्य के बारे में जहाँ तक बात है तो राज्य सरकार के द्वारा किसी भी समय किसी भी संकल्प के द्वारा या फिर अधिसूचना के द्वारा ये बताया ही नहीं गया कि क्या उद्देश्य है इस जनगणना के पीछे। तो वैसी स्थिति में अगर ये पूरे जो यहाँ की जनसंख्या है उसका अगर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वो अलग अलग पैरामीटर्स पे जो अलग अलग हेड्स हैं कि उसको किसी बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका लगा है। निकाय चुनाव की गहमागहमी के बीच पटना हाई कोर्ट के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत की। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 24 से पहले भारतीय जनता पार्टी खुद अनाउंस करेगी कि हम जाति जनगणना करेंगे, और अगर वो जाति जनगणना के लिए सामने नहीं आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं, देश के जितने भी नेता हैं जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, मैं उन सबसे भी कहूँगा और समाजवादी पार्टी आगे निकलेगी जिससे जाति जनगणना हो सके। और जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही कमाल के लोग हैं। ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि जाति के आधार पे आप काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जातिवादी पार्टी अगर कोई देश में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर अखिलेश अपनी तरकश से अब कौन सा तीर निकालते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।